हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 8 ग्रेविटेशन से फर्स्ट वीडियो होने वाला है। इस वीडियो में हम काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज यहाँ पर डिस्कस करेंगे टर्म 1 के लिए। यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट मेंशन की है एमसीक्यू फिजिक्स 11। इस प्लेलिस्ट में आपको काफ़ी सारे वीडियोस मिल जाएंगे। ओके, कुछ मैंने अपलोड कर दिए हैं और कुछ मैं धीरे धीरे अपलोड कर दूंगा। स्टूडेंट्स, अगर आपको इस प्लेलिस्ट में जाने में कोई दिक्कत आ रही है तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। ओके, काफ़ी सारे वीडियोज़ के लिंक भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगे और यहाँ पर डिस्कस किए गए सभी एमसीक्यूज का पीडीएफ का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर कुछ एक दो क्वेश्चन अगर आपके रिलेटेड पोर्शन से आ जाते हैं तो आप परेशान ना हो, क्योंकि ये वीडियो हमने सभी बोर्ड के स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए बनाया है। ऑल्दो यहाँ पर सभी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होने वाले हैं। तो चलिए विदाउट एनी डिले अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज द पीरियड ऑफ सैटेलाइट इन अ सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड अ प्लैनेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ। The period of a satellite in a circular orbit around a planet is independent of. Options देख लीजिए, the mass of planet, radius of the planet, mass of the satellite और all of these। यानी यहां पर क्या पूछा जा रहा है बच्चे? यहां पर पूछा जा रहा है कि अगर एक सैटेलाइट एक प्लेनेट के अराउंड किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो जो टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन होगा वो यहां पर किस ऑप्शन पर डिपेंड नहीं करेगा। यानी मास ऑफ प्लेनेट पर डिपेंड नहीं करेगा, रेडियस ऑफ प्लेनेट पर डिपेंड नहीं करेगा, या फिर मास ऑफ सैटेलाइट पर डिपेंड नहीं करेगा, या फिर इन तीनों पर डिपेंड नहीं करेगा। ओके, तो देखिए टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स। टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ सैटेलाइट इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट ये होता है, देखिए टाइम पीरियड का फॉर्मूला T = 2 पाई √r³ gm, राइट। तो यहां पर देखिए m क्या होता है, m होता है मास ऑफ प्लेनेट, m होता है मास ऑफ प्लेनेट, g है यहां पर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और r है रेडियस ऑफ द ऑर्बिट इन विच द सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग। यानी सेंटर ऑफ प्लेनेट से लेके सैटेलाइट तक की जो रेडियस होती है इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ ऑर्बिट इन विच द सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग। ओके, अब आपको क्लियरली यहां पर दिख रहा है कि r क्या है, r है रेडियस ऑफ प्लेनेट प्लस हाइट ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ प्लेनेट, यानी स्मॉल r है इक्वल्स टू कैपिटल R प्लस h, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, टाइम पीरियड रेडियस ऑफ प्लेनेट पर भी डिपेंड कर रहा है और मास ऑफ प्लेनेट पर भी डिपेंड कर रहा है। ओके, लेकिन यहां पर सैटेलाइट के मास पर डिपेंड नहीं करता। ओके, सो टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ सैटेलाइट। तो यहां पर ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा स्टूडेंट, यानी टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ सैटेलाइट जो है वो मास ऑफ सैटेलाइट पर डिपेंड नहीं करता। इसका मतलब कि इस ऑर्बिट में अगर एक और सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है जिसका मास 2m है मान लीजिए, यानी इस प्रीवियस सैटेलाइट से उसका मास 2 गुना है, ट्वाइस है। ओके, तो इसका भी टाइम पीरियड सेम होगा। एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में सैटेलाइट का जो टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन होता है वो सेम होता है। तो यहाँ पर जो होगा टाइम पीरियड इंडिपेंडेंट होगा मास ऑफ सैटेलाइट के। ओके, अभी देखिए फॉर्मूला कहाँ से आता है। जब एक सैटेलाइट किसी ऑर्बिट में मूव करता है तो उसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला यहाँ से बनेगा, ये होगा 2 पाई r अपॉन ऑर्बिटल वेलोसिटी। देखिए, यानी जो सर्कमफ्रेंस है उसको डिवाइड कर दीजिए उसकी ऑर्बिटल स्पीड से, ये हो गया उसकी ऑर्बिटल स्पीड, राइट। अब ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स? ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला होता है √gm अपॉन r। r मतलब यहाँ पर रेडियस, m होता है मास ऑफ प्लेनेट और g है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो अगर यहाँ पर आप v0 की वैल्यू पुट करते हैं तो ये होगा 2 पाई r √r अपॉन gm, क्योंकि v0 है √gm अपॉन r, तो 1 अपॉन v0 क्या होगा, r √r अपॉन gm। और ये अगर इस r को आप रूट के अंदर लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई √r³ अपॉन gm। तो क्लियरली आपको पता यहाँ पर चल गया होगा किस तरीके से आप टाइम पीरियड का फॉर्मूला यहाँ पर ऑब्टेन करेंगे, ऑर्बिटल स्पीड के फॉर्मूले से और जनरल एक टाइम पीरियड के फॉर्मूले से, यानी 2 पाई r अपॉन स्पीड यानी v0 किसी ऑर्बिट में सैटेलाइट की स्पीड। ओके, तो यहाँ पर टाइम पीरियड मास ऑफ सैटेलाइट पर डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि ऑर्बिटल स्पीड भी नहीं करती है। किसी ऑर्बिट में सैटेलाइट की जो स्पीड होती है वो भी सैटेलाइट के मास पर डिपेंड नहीं करती है स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। 2 satellites of mass m and 4m are orbiting a planet in orbit of radius r. Their periods of revolutions will be in the ratio of. ओके, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि भाई 2 सैटेलाइट हैं, एक का मास है स्टूडेंट्स m और दूसरे का है 4m, और दोनों एक ही रेडियस की ऑर्बिट में, एक ही ऑर्बिट में मतलब वो रिवॉल्व कर रहे हैं। इसकी भी रेडियस r है, इसकी भी r है। ओके, तो यहाँ पर बोला जा रहा है उनके टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन का रेशो क्या होगा। ओके,
तो क्या होगा उनका, मान लीजिए एक का हो गया T1, दूसरे का हो गया T2, तो क्या होगा, ये होगा 1:1, क्योंकि अभी हमने बताया कि मास ऑफ सैटेलाइट पर डिपेंड नहीं करता है टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ अ सैटेलाइट। ओके, तो अगर वो सेम ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं तो उनका टाइम पीरियड इक्वल होगा, और अगर टाइम पीरियड इक्वल है तो उनका जो रेशो आएगा टाइम पीरियड्स का वो क्या आएगा, 1/1 आएगा। ओके, यानी इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ T1 = T2, राइट। तो यहां पर ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा स्टूडेंट्स। अगर एक ही ऑर्बिट में दो सैटेलाइट मूव कर रहे हैं तो उनका टाइम पीरियड इक्वल होगा और उनका रेशियो 1:1 आएगा। मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन इज, इफ द हाइट ऑफ अ सैटेलाइट फ्रॉम द अर्थ इज नेग्लिजिबल इन कंपेरिजन टू द रेडियस ऑफ अर्थ आर, द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट इज। ऑप्शंस यहां पर देख लीजिए आप। यहां पर बोला जा रहा है कि सैटेलाइट अर्थ के बहुत क्लोज है, ओके, और उस केस में जो हाइट है सैटेलाइट की, यानी अर्थ के सरफेस से सैटेलाइट की हाइट वो नेग्लिजिबल है एज कंपेयर टू द रेडियस ऑफ अर्थ, यानी h इज वेरी वेरी लेस देन कैपिटल R, राइट। ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, यहां पर गिवन है h इज वेरी वेरी लेस देन R। ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है V0 = √gm/r, और R होता है यहां पर R+h। R होता है जिस ऑर्बिट में सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है, सेंटर से उस सैटेलाइट की दूरी, वो कहलाती है रेडियस ऑफ ऑर्बिट। तो रेडियस ऑफ ऑर्बिट क्या है यहाँ पर, R+h, तो V0 हो जाएगा स्टूडेंट्स √gm/R+h, यानी रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाइट ऑफ द सैटेलाइट। ये दोनों सम कर दें अगर इन दोनों को हम, तो हमें मिलती है रेडियस ऑफ ऑर्बिट। ओके, अब देखिए हमें पता है, हमें स्टूडेंट्स पता है g क्या होता है, g होता है gm/r², एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, gm/r², राइट। तो gm क्या होगा स्टूडेंट्स, gm होगा G∩R², यानी रेडियस ऑफ द अर्थ का स्क्वायर इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इस चीज को यहां पर पुट कर दीजिए आप, इसकी वैल्यू ये हो जाएगा V0 = √G∩R²/R+h। अब देखिए अगर h इज वेरी वेरी लेस देन r है तो आप इस h को नेग्लेक्ट कर सकते हैं जो अंडर रूट में r+h के साथ है। ओके, तो अगर h इज वेरी वेरी लेस देन r है तो इस h को आप यहां से हटा दीजिए। तो अभी देखिए क्या बचेगा, √GR²/r, तो r से आप इस स्क्वायर को कैंसिल कर दीजिए। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला मिला आपको, ये मिला G∩R, √G∩R। ओके, सो V0 = √G∩R। तो यहां पर देखिए ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा स्टूडेंट्स। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेंस ऑफ रोटेशन ऑफ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट अराउंड द अर्थ इज। ऑप्शंस यहां पर देख लीजिए, साउथ से नॉर्थ, नॉर्थ से साउथ, या फिर ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट। तो हमें बताना है कि जियोस्टेशनरी सैटेलाइट का जो सेंस ऑफ रोटेशन होता है वो अराउंड द अर्थ क्या होता है। ओके, तो देखिए जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स को हम कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स भी कहते हैं। और मान लीजिए एक जियोस्टेशनरी सैटेलाइट है तो ये एक अर्थ के इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में फिक्स्ड पोजीशन पर रहेगा हमेशा। अब चाहे यहाँ पर अर्थ रोटेट कर रही है अपनी एक्सिस पर, तो ये भी अर्थ के साथ साथ उसके अराउंड इस तरीके से रिवॉल्व करेगा, लेकिन इस पॉइंट के सामने ही रहेगा, इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को फिक्स रखेगा। ओके, तो जो भी सेंस ऑफ रोटेशन अर्थ की होगी वही सेंस ऑफ रोटेशन होगी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की। जियो स्टेशनरी का मतलब है कि भाई अर्थ के रेस्पेक्ट में स्टेशनरी है, अर्थ के किसी पॉइंट के रेस्पेक्ट में वो स्टेशनरी है, राइट। तो देखिए सन जो है, सन ईस्ट से वेस्ट की तरफ हमें लगता है कि सन ईस्ट से निकला है और वेस्ट में गया है, तो एक्चुअल में सन तो वही है, अर्थ रोटेट करती है वेस्ट से ईस्ट की तरफ। तो अर्थ का जो रोटेशन है, सेंस ऑफ रोटेशन, वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ है। तो इसीलिए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स का भी जो सेंस ऑफ रोटेशन होगा वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ होगा। तो यहां पर ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा स्टूडेंट्स, यानी सेंस ऑफ रोटेशन ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट अराउंड द अर्थ इज वेस्ट टू ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट मास फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट विदाउट एक्सेलरेशन इज कॉल्ड। ओके, सो ग्रेविटेशनल फील्ड में अगर आप किसी यूनिट मास को इंफिनिटी से उसी ग्रेविटेशनल फील्ड में किसी पॉइंट पर ला रहे हैं, ओके, तो जितना भी जो वर्क डन हुआ है, जो भी वर्क डन हुआ है वो किसके इक्वल होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के, या फिर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के, या फिर ऑर्बिटल वेलोसिटी के, या फिर एस्केप वेलोसिटी के। तो देखिए अगर आप किसी यूनिट मास को इन्फिनिटी से किसी एक पॉइंट में ला रहे हैं, जैसे कि अर्थ के फील्ड में ला रहे हैं, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में ला रहे हैं, तो जो भी वर्क यहाँ पर होगा, जो भी वर्क स्टूडेंट होगा इन्फिनिटी से यहाँ पर लाने के लिए यूनिट मास को, वो क्या कहलाता है, इस पॉइंट का
ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। इस पॉइंट पर क्या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है। तो जो भी वर्क डन हुआ, वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इन द ग्रेविटेशनल फील्ड इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, है ना, जहां पर, जिस पॉइंट पर उस मास को लाया गया है। ओके, सो वर्क डन पर यूनिट मास किसके इक्वल होता है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के इक्वल होता है। हम इसको वीजी कह सकते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, राइट। तो यहां पर आप समझ लें कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ग्राफ विच शोज द वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद डेप्थ डी। ओके, तो यहां पर बोला जा रहा है कि यहां पर आपको ग्राफ बताना है जो यहां पर वेरिएशन बताएगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की विद डेप्थ डी एज वी मूव टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। ओके, मान लीजिए अर्थ है और हम सरफेस से अर्थ की तरफ चल रहे हैं, अर्थ के सेंटर की तरफ चल रहे हैं। तो जितना भी हम डेप्थ नीचे जाएंगे, जितना भी हम डेप्थ में जाएंगे, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा? जी डैश होगा वहां पर, क्योंकि यहाँ पर सरफेस पर होता है जी। ओके, और जी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट, जो रफली होती है। तो मान लीजिए अगर सरफेस पर 9.8 है यानी जी है, तो अगर हम किसी डेप्थ पर अंदर अर्थ के सेंटर की तरफ चलते हैं तो यहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा जी डैश। ओके, सो हम जितना भी डेप्थ में अंदर जाएंगे सेंटर की तरफ, तो जी डैश किस तरीके से वैरी करता है, यहाँ पर कौन सा ग्राफ सही बता रहा है। ओके, तो ऑप्शन देख लीजिए क्या होता है यहाँ पर, आप जल्दी से देख लीजिए। फॉर्मूला देखिए जी डैश का क्या होता है। फॉर्मूला होता है जी डैश इक्वल्स टू जी 1 माइनस डी बाई आर। ओके, तो आपने फॉर्मूला डिराइव किया होगा, समझा होगा डेरिवेशन में। तो जी डैश होता है किसी डेप्थ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी होता है यहाँ पर सरफेस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी अर्थ के सरफेस पर। ओके, डी होता है डेप्थ, यहाँ पर स्मॉल डी है डेप्थ, कितना डेप्थ आप अंदर गए हैं सेंटर की तरफ, और आर होता है रेडियस ऑफ अर्थ। ओके, तो अगर आप डेप्थ जो है अगर आर के इक्वल हो जाती है अगर डेप्थ, तो उस केस में देखिए यहाँ पर आप रखेंगे जी 1 माइनस आर अपॉन आर, और जी डैश की वैल्यू उस केस में आ जाएगी 0, क्योंकि आर अपॉन आर होगा 1 और 1 माइनस 1 0, और फिर जी की मल्टीप्लाई किससे होगी? 0 से होगी, तो ये 0 आ जाएगा। तो अगर आप आर डेप्थ अंदर चले जाते हैं यानी सेंटर पे चले जाते हैं तो जी की वैल्यू 0 हो जाती है। लेकिन यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको ग्राफ बताना है, तो आप ग्राफ में देखिए कि भाई अगर आपकी डेप्थ आर हो जाती है, ओके, तो यहाँ पर आप देखिए तो ग्रेविटी जो है जी डैश जो है वो 0 हो जाता है। तो किस ग्राफ में आपका जी डैश 0 हुआ है? तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर जी डैश कॉन्स्टेंट है, तो भले ही आप सेंटर की तरफ जा रहे हैं लेकिन जी डैश सेम है, तो इसका मतलब ये ग्राफ नहीं होगा। दिस ग्राफ विल नॉट कोरस्पॉन्ड टू द वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद डेप्थ डी। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो जी डैश इंक्रीज कर रहा है, लेकिन जी डैश तो क्या करेगा? डिक्रीज करेगा जब भी हम सेंटर की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी जी डैश डिक्रीज कर रहा है, लेकिन जी डैश 0 नहीं हुआ। जी डैश 0 कहाँ होगा? इन्फिनिटी पर जाकर 0 होगा। तो ये ग्राफ भी नहीं होगा, ये ग्राफ भी नहीं होगा, और ये ग्राफ भी नहीं होगा। ग्राफ सी को देखिए आप, यहाँ पर जी डेप इनिशियली कांस्टेंट है, कोई पॉजिटिव वैल्यू, हम इसको जी कह देते हैं। ओके, जैसे जैसे आप डेप्थ यहाँ पर जाएंगे सेंटर की तरफ, तो जैसे ही डी आर होगा तो आर पर आप देखिए जी डैश की वैल्यू 0 हो गई। सो ग्राफ सी विल कोरस्पॉन्ड टू द वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद डेप्थ डी। यहाँ पर आप देखिए आर होते ही डी, यानी डी इक्वल्स टू आर होते ही जी डैश की वैल्यू क्या हो गई है? 0 हो गई है। इनिशियली कितनी थी? जी थी सरफेस पर, जब डेप्थ 0 थी। ओके, सो ग्राफ सी यहाँ पर बता रहा है, तो ऑप्शन सी यानी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। ग्राफ सी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। एज वी मूव टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेस एंड इट बिकम्स 0 एट द सेंटर ऑफ अर्थ। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट डज नॉट डिपेंड अपॉन। ओके, तो ऑप्शंस यहां पर देख लीजिए। किसी सैटेलाइट की ऑर्बिटल वेलोसिटी किसी ऑर्बिट में क्या होती है स्टूडेंट्स? ये होती है v नॉट इक्वल्स टू अंडर रूट जी एम अपॉन आर, और यहां पर r होता है स्टूडेंट्स, r होता है कैपिटल R प्लस h, यानी r है कैपिटल R अर्थ की रेडियस, और अर्थ के सरफेस से सैटेलाइट की फिर जो दूरी है वो है h। तो टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो रेडियस होती है वो होती है कैपिटल R प्लस h, राइट। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाता है अंडर रूट जी एम अपॉन आर प्लस एच। तो यहाँ पर आप देखिए कि ऑर्बिटल वेलोसिटी या ऑर्बिटल स्पीड जो है सैटेलाइट की वो किस पर डिपेंड करती है? मास ऑफ अर्थ पर, यानी मास ऑफ प्लैनेट पर।
ओके, रेडियस ऑफ प्लैनेट पर। तो यहां पर मास ऑफ अर्थ पर डिपेंड करेगी, रेडियस ऑफ अर्थ पर भी डिपेंड करेगी, लेकिन इस फॉर्मूले में आपने देखा मास ऑफ सैटेलाइट नहीं है। ओके, मास ऑफ अर्थ है, राइट। तो यहां पर मास ऑफ सैटेलाइट पर डिपेंड नहीं करेगी। ऑर्बिटल वेलोसिटी और ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट डज नॉट डिपेंड अपॉन मास ऑफ सैटेलाइट, राइट। यानी प्लेनेट के मास पर डिपेंड करती है, प्लेनेट की रेडियस पर डिपेंड करती है, लेकिन सैटेलाइट के मास पर डिपेंड नहीं करती है ऑर्बिटल स्पीड या ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो ऑप्शन सी यहां पर बिल्कुल सही होगा स्टूडेंट। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, द वेट ऑफ एन एस्ट्रोनॉट इन एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ इज, ऑप्शन देख लीजिए, इक्वल टू दैट ऑन अर्थ, मोर देन दैट ऑन अर्थ, लेस देन दैट ऑन अर्थ और जीरो। यानी यहां पर बोला जा रहा है कि एस्ट्रोनॉट का वेट आर्टिफिशियल सैटेलाइट में कितना होगा, उतना ही होगा जितना उसका अर्थ पर वेट है, या उससे ज्यादा होगा, या फिर उससे कम होगा, या फिर जीरो होगा। तो आपको यहां पर समझना है कि एक्चुअल में वेट क्या है। मान लीजिए सैटेलाइट है और सैटेलाइट के सरफेस पर एस्ट्रोनॉट इस तरीके से यहां पर खड़ा हुआ है, राइट। तो एस्ट्रोनॉट पर अर्थ के सेंटर की तरफ एक फोर्स लगेगा जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि होगा Gm अपॉन आर स्क्वायर। आर होगा यहां पर ऑर्बिट, जिस ऑर्बिट में सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है, एम होगा मास ऑफ एस्ट्रोनॉट, कैपिटल एम होगा मास ऑफ अर्थ, और जी होगा यहां पर क्या, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो यहां पर नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, देखिए ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन होगा n, और रेडियली अवे फ्रॉम द सेंटर, रेडियली अवे फ्रॉम द सेंटर यहां पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी एक्ट करेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स Fc, जो कि Gm अपॉन आर स्क्वायर ग्रेविटेशनल फोर्स के जस्ट अपोजिट होगा। ओके, तो Fc का क्या फॉर्मूला होता है, Fc होता है देखिए यहां पर mv0 स्क्वायर अपॉन आर, v0 है यहां पर ऑर्बिटल स्पीड। तो यहां पर नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन होगा यानी ग्रेविटेशनल फोर्स जो भी यहां पर एक्ट कर रहा है Gm अपॉन आर स्क्वायर माइनस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी m v0 का स्क्वायर अपॉन आर, राइट। अब यहां पर देखिए जो भी नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू आएगी उतना ही उस एस्ट्रोनॉट का वेट वहां पर होगा। तो ये होगा Gm अपॉन आर स्क्वायर माइनस m, v0 कितना होता है, v0 होता है अंडर रूट Gm अपॉन आर, और ये हो गया अपॉन आर। यहां पर इसका स्क्वायर कर देना है हमें, स्क्वायर क्योंकि v0 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट्स, देखिए जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो Gm अपॉन आर रूट के बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा Gm अपॉन आर स्क्वायर, राइट। यहाँ पर भी क्या है, आर स्क्वायर है, सॉरी हम इसको भूल गए, Gm अपॉन आर स्क्वायर माइनस Gm अपॉन आर स्क्वायर। तो वैल्यू क्या आएगी, देखिए वैल्यू आएगी जीरो। इसका मतलब नॉर्मल रिएक्शन कितना है, जीरो है। तो इसलिए एस्ट्रोनॉट को सैटेलाइट के अंदर वेटलेसनेस महसूस होती है, वेटलेसनेस फील होती है, यानी उसको लगता है उसका वेट जीरो हो गया है। ओके, तो यहां पर होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा स्टूडेंट्स, यानी आर्टिफिशियल सैटेलाइट में एस्ट्रोनॉट का जो वेट होता है वो क्या होता है, जीरो होता है, क्योंकि सैटेलाइट की अपनी भी कोई ग्रेविटी नहीं है, राइट। कोई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वहां पर नहीं है सैटेलाइट का अपना, राइट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट का। तो इसलिए यहां पर वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। वेट ऑफ एन एस्ट्रोनॉट इन एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ इज जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं स्टूडेंट्स। इफ द सैटेलाइट इज शिफ्टेड टुवर्ड्स द अर्थ देन टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट विल बी। ओके, तो देखिए हमने टाइम पीरियड का फॉर्मूला ऑब्टेन किया था प्रीवियस क्वेश्चन में, अभी हमने डिस्कस किया था, क्या आया था टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट, क्या आता है स्टूडेंट्स, वो आता है 2 पाई अंडर रूट आर क्यूब अपॉन Gm। ये फॉर्मूला हमने अभी ऑब्टेन किया था जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में। तो यहां से आप क्लियरली बोल सकते हैं T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट आर क्यूब, राइट। या फिर आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर रेज टू पावर 3/2। तो अगर आप देखिए, अगर आप सैटेलाइट को क्या करते हैं, टूवर्ड्स द अर्थ शिफ्ट करते हैं किसी और ऑर्बिट में, मान लीजिए यहाँ पर ये गया, तो आप देखेंगे जो रेडियस है, तो रेडियस डिक्रीज हुई है, यानी R1 से अब R2 हो गई, तो R2 यहाँ पर क्या, R2 लेस देन R1 है। तो अगर रेडियस कम होगी तो टाइम पीरियड भी कम होगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए आप, टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर रेज टू पावर 3/2 और टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट आर क्यूब। तो अगर रेडियस कम होगा तो टाइम पीरियड भी कम होगा। तो यहाँ पर होगा देन द टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट विल बी डिक्रीज। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर रेडियस ऑफ ऑर्बिट और टाइम पीरियड में क्या रिलेशन है ये आप अच्छे से समझ लीजिए। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन अ सैटेलाइट ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ एंड द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ एक्टिंग ऑन द सैटेलाइट बोथ आर इक्वल, देन द नेट फोर्स ऑन द सैटेलाइट इज।
तो यहाँ पर आप देखिए बोला जा रहा है कि भाई अगर सेंट्रीपिटल फोर्स जो एक्ट करता है सैटेलाइट पर वो अर्थ के सेंटर की तरफ एक्ट करता है सेंट्रीपिटल फोर्स, और ग्रेविटेशनल फोर्स भी इधर ही एक्ट करता है, यानी अट्रैक्टिव फोर्स, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से हमने समझा था, ग्रेविटेशनल फोर्स सैटेलाइट पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। एक्चुअल में सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा ही प्रोवाइड किया जाता है, यानी यहाँ पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही लग रहा है। अब यहाँ पर अपोजिट में अभी जैसे मैंने आपको बताया एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल होता है। ओके, तो यहाँ पर नेट फोर्स क्या हो जाता है, यहाँ पर नेट फोर्स हो जाता है देखिए 0, राइट, क्योंकि यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, और ग्रेविटेशनल फोर्स इस सैटेलाइट को सेंट्रीपिटल फोर्स यहां पर प्रोवाइड कर रहा है। ओके, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, तो सेंट्रीपिटल फोर्स जितना है उतना ही सेंट्रीफ्यूगल है, तो नेट कितना हुआ, नेट 0 आ गया क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। तो यहां पर नेट फोर्स ऑन द सैटेलाइट इज क्या होगा, 0 होगा स्टूडेंट्स, राइट। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, if the distance between two masses is doubled, the gravitational attraction between them is doubled, becomes half, becomes 4 times, is reduced to a quarter। ओके, तो देखिए यहाँ पर अगर मान लीजिए हमारे पास 2 मासेस हैं, राइट, अगर हम उन दोनों के बीच की डिस्टेंस को क्या कर देते हैं, डबल्ड कर देते हैं। मान लीजिए पहले d है और हमने अभी कितना कर दिया है, इसको हमने कर दिया देखिए 2d, राइट, पहले d था अभी हमने इसको कितना कर दिया है, 2d कर दिया है। तो पहले मान लीजिए हमारा फोर्स था कितना दोनों के बीच में, वो था F इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर, इसको हमने बोल दिया F1, लेकिन अभी डिस्टेंस हमने डबल कर दिया है तो ये हो जाएगा F2 इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन 2d का होल स्क्वायर, राइट। तो इट विल बी जी m1 m2 अपॉन 4d स्क्वायर। तो आप देखिए जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर तो क्या होता है, F1 होता है, तो ये क्या हो जाएगा देखिए, ए हो जाएगा F2 इक्वल्स टू 1/4 F1, राइट। यहां से आप देखिए क्या हो जाएगा, ये F2 इक्वल्स टू 1/4 F1, क्योंकि ये जो इतना पार्ट है ये क्या है, ये F1 है, इतना कि पहले फोर्स था जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर, तो यहाँ पर 1/4 आया। इसका मतलब जो अभी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा बिटवीन m1 एंड m2 वो पहले का 1/4 होगा, सो हम बोल सकते हैं इज रिड्यूस टू अ क्वार्टर, right, यानी if the distance between two masses is doubled, the gravitational attraction between them is reduced to a quarter। तो ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, the weight of a body at the center of earth is, ऑप्शन देख लीजिए, इनफाइनाइट, सेम एज ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ, 0 और नन ऑफ दीज। तो यानी अर्थ के सेंटर पर किसी बॉडी का वेट क्या होगा, देखिए अर्थ के सरफेस क्या पर क्या होता है, किसी बॉडी का वेट कितना होता है, mg होता है, क्योंकि अर्थ के सरफेस पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो g है, और उस ऑब्जेक्ट का मास कितना है, m है। तो अगर ये ऑब्जेक्ट सेंटर पर चला गया है तो अभी वेट कितना होगा, वेट होगा w इक्वल्स टू mg डैश, राइट। अब सेंटर पर g डैश कितना होता है, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है g डैश इक्वल्स टू g 1 माइनस d बाई आर। अब यहाँ पर d है डेप्थ, कितना आप अंदर गए हैं, तो सेंटर पर गए हैं तो d कितना हो गया है, d हो गया r, यानी आप r डेप्थ अंदर चले गए हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा g 1 माइनस r बाई आर कट के 1 आ गया है, तो ये हो जाएगा g 1 माइनस 1, यानी कितना हो जाएगा देखिए g इंटू 0 यानी 0, यानी यहाँ पर g डैश की वैल्यू 0 होती है सेंटर ऑफ अर्थ पर, तो w कितना हो जाएगा, यानी वेट कितना हो जाएगा, m इंटू 0, क्योंकि g डैश की वैल्यू 0 है तो वेट होगा 0, राइट। तो सेंटर ऑफ अर्थ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 0 होती है, इसीलिए वेट ऑफ अ बॉडी विल बी 0। तो यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा स्टूडेंट्स। उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। सो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही स्टूडेंट्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा।